बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। सुबह सवेरे हम आ जाते हैं, 9 बजे से आगाज़ होता है और फिर आपका हमारा सफ़र ये जारी रहता है। ज़ाहिर है इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं उसकी ही ताज़ा तरीन सूरत हाल हम खुद भी जानने में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि मज़ीद अब क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है। तो पंजाब में तबाही मचाने के बाद सिंध की तरफ तो रुख कर रहा है सैलाबी रेला, लेकिन इससे पहले कराची में जो प्रेडिक्शन हुई थी बारिश की, वो बारिशें हम देख रहे हैं जारी हैं। और कल से ही जिस तरीके से बारिश का सिलसिला जारी है, थम नहीं रहा। हल्की फुल्की हर जगह हम देख रहे हैं बारिश का सिलसिला जारी है। और ये बताया जा रहा है कि 11 सितंबर तक सिंध में मानसून का स्पेल रहेगा, यानी सिंध इसके ज़ेरे असर रहेगा। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का, जैसे मैंने आपको बताया, सिलसिला जारी है। अब शारा फैसल, लास्ट टाइम आपको याद है वहाँ क्या सूरत हाल थी। लांडी, मलीर एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर तेज़ हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है। तो हो रही थी बारिश हो रही है, लेकिन आप मुख्तलिफ जब इलाकों से गुजरते हैं तो आपको आइडिया होता है कि भाई इस इलाके में ज़रा ज़्यादा बारिश थोड़ी सी तेज़ हो रही है। इसको ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट किस्म की बारिश वहाँ। अच्छा, वैसे अब ये सूरत हाल है कि जब काले बादल भी आते हैं ना तब भी दिल डर जाता है, हल्की से रिमझिम पे भी दिल डर जाता है। और ये हम आपको याद है, हम आज से मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3 महीने पहले तक हम कहते थे बारिश कब आएगी। आई वाज सो एक्साइटेड फॉर द रेन, लेकिन जब बारिश आई तो उसके बाद अब जो है वो डर लगता है। मुझे याद है मैं ये कह रही थी कि भाई चलें आप लोग बादलों से ही काम चला लें, दिस इज द बारिश फॉर अस। टू बी ऑनेस्ट, वैसे महकमा मौसमियात हमें ये बता रहा है कि मॉनसून स्पेल ताकतवर होता जा रहा है और हो गया है। आज कराची में तेज बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल भी हो सकती है। तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। और आपने शारा फैसल की बात की सदफ, पूरी शारा फैसल के ऊपर एक तो पानी जमा था वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, लोगों की गाड़ियां बंद हो गई। आप 19 अगस्त के ऑनवर्ड्स और व्हीकल्स का इतना शदीद नुकसान हो, मैंने अपनी आंखों से देखा कि पूरी गाड़ी शारा फैसल के अंदर डूबी हुई थी। और लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि जिस तरीके से लास्ट टाइम आप लोगों ने मदद की थी एक दूसरे की, इस दफ़ा भी अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे थिंग्स गो साउथ, तो आप लोगों ने वही जज्बा दिखाना है, एक दूसरे की मदद करनी है। अपने घरों को लोगों ने खोल दिया था रातों के लिए, लोगों के लिए बिल्कुल, लेकिन हम दुआ करते हैं कि वो सिचुएशन ना बने। अच्छा, मेयर कराची ज़ाहिर है सारे इंतजाम देख रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने जी अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए इंतजाम करने के बजाय शहरियों को मशवरा दिया है। और मशवरा थोड़ा सा अजीब है, मतलब थोड़ा सा नहीं, जब आप सुनेंगे तो आप शायद मुझसे इत्तेफाक थोड़े से पे ना करें, लेकिन उन्होंने अजीब मशवरा देकर जान छुड़ाने की कोशिश की है। कहते हैं जी कराची के शहरी बारिश के वक्त दफ्तरों और घरों में रहें। हाँ, एक सेकेंड, मुझे समझने दें। मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि कराची के शहरी बारिश के वक्त दफ्तरों और घरों में रहें। घरों में रहना तो समझ आता है, दफ्तरों में रहे, दफ्तर तो जाते हैं ना लोग, अभी वहां से आ जाते हैं। अच्छा, बारिश में शहरियों के एक साथ निकलने से सड़कें जैम हो जाती हैं, तो सब एक दूसरे से पूछ के निकले आपने कब निकलना है। सुनवाते हैं आपको। मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये बारिश की सिचुएशन होती है तो खुदारा फौरी तौर पर ना निकलें। पैनिक की सूरत हाल में वो घरों से निकलते हैं, दफातर से निकलते हैं और हमारी ट्रैफिक के बड़े मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, वो आपने मुहावरा सुना होगा ना कि आगे गिरें तो दांत टूटते हैं, पीछे गिरें तो सर फूटता है। तो कराची वालों के लिए हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। अब वो कहते कहाँ जाए, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। मेयर कह रहा है आती है तो ज्यादा ट्रैफिक आता है, ये वाली ये अब आपने वैसे ये बात भी एक्सेप्टेबल है आप लोगों, मतलब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती, ज्यादा पानी आता है, घर से बाहर ना निकलें, बाहर निकलेंगे तो फंस जाएंगे। मतलब व्हाट्स द लॉजिक? आप जहाँ हैं वहीं रहें, दफ्तर में तो दफ्तर में रहें, और दफ्तर में रहते रह जाए तो घर में। तो ये आज अब आप देखें कि अभी बारिश शुरू हुई है और कीचड़ ही कीचड़ हुआ है। एक मसला, मुझे एक छोटी सी शिकायत है अब हमारे शहरियों से, प्लीज़ आप लोग इसका ख्याल रखा करें। आप जो बाइक सवार हैं ख़ास तौर पर, वो क्या करते हैं, वो मड गार्ड्स और रक्शे वाले, मड गार्ड्स नहीं लगे होते उनके टायर्स के ऊपर, पीछे जो पूरी आवाम आ रही होती है उनके कपड़े सारे कीचड़ से भर जाते हैं। वो ऐसे स्प्लैश करते हैं टायर से और वो सारे कपड़े कीचड़ के साथ भर जाते हैं। पीछे फैमिलीज होती हैं, पीछे ख़वातीन आ रही होती हैं, सबके कपड़े गंदे। अच्छा, दिस इज बेसिक एथिक्स जो आप सबको पता होनी चाहिए। जाहिर है आप सब हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं, और जब कोई गाड़ी इसी तरीके से कहते हैं ना लोगों को निशाना बनाती है, आपको ठीक है जल्दी होगी जाने की, लेकिन सोचिए आप इस तरह पानी कीचड़ उछालते हुए किसी पर जा रहे हैं,
किसी का नुकसान भी हो सकता है और जाहिर है उसने दफ्तर जाना है। इतना महंगा नहीं है सदफ कि 60-70 रुपए का आता है, मड फ्लैप होता है, बस टायर के पीछे लगाते हैं। एक और चीज मैं बताता हूँ ना आपको, क्योंकि स्पीड से बाइक जा रही होती है, पीछे से इतना तेज स्प्लैश होता है, अक्सर मैंने देखा है मोटरसाइकिल सवारों ने जो हेलमेट्स पहने होते हैं वो हेलमेट के ऊपर कीचड़ आ जाता है। अब तेज बारिश के अंदर अगर आपके हेलमेट मडी हो गई है उसकी स्क्रीन, तो आप ये इतना हादसा हेलमेट के अलावा आपके कपड़े ऐसे हो जाते हैं दूसरे। और फिर आप ये देखें कि सड़कों पे फिर हम जगह जगह देख रहे होते हैं, कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल होती है, लोग लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, ऑफिस जाने से पहले ही मूड खराब हो जाता है या घर जाते जाते मूड खराब हो जाता है। तो खुदारा आप ये ना करें। और ट्रैफिक पुलिस जो है ना थोड़ा सा देखिए, हालांकि मुश्किल सूरत हाल है लेकिन देखिए, और लोगों को भाई ख्याल रखना चाहिए, जरा स्लो गाड़ी चलाएं। ये आपकी जान के लिए भी एक कहते हैं ना बेनिफिशियल चीज है और दूसरे किसी का नुकसान ना करें। हाँ, तो ये दो तीन चीजें। लेकिन बहरहाल मेयर कराची का मशवरा अच्छा, वो तो हमने मेयर कराची की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं जी एक एक करके घर से निकलें, एक साथ निकलेंगे तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। मतलब अगर मैं अभी ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस में रहूँ, पहले आप जाएंगी, आप ऑफिस वालों को कहें कि जी मेयर कराची ने कहा है तो मैं 5 मिनट मैं लेट आऊंगा, 5-10 मिनट वो लेट आएगा, 3 पे और 15 मिनट वो लेट आएगा। तो इस तरीके से फिर हम ऐसा पहुंचेंगे, ऑफिस में काम ही नहीं होगा फिर उस दिन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और जरा आपको बताते हैं इस वक्त मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल क्या है। कराची का तो हमने आपको बताया कि अभी बारिश जो है उसका आगाज हो गया है, कल से हो गया था। हाँ। आज जो है हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है स्पेल पंजाब में सैलाब। लेकिन हमें बिलावल साहब की बात भी तो बतानी थी। जियाले चेयरमैन ने सिंध के मीडिया को भी काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। बिलावल भुट्टो साहब ने, वो कहते हैं जी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब के दौरान पंजाब के मीडिया ने बहुत मजबूत काम किया। आई डोंट नो पंजाब की मीडिया से क्या मुराद है, क्योंकि पूरे मुल्क में हम जिस चैनल में बैठे हैं पूरे मुल्क की कवरेज करता है। अच्छा, वो कहते हैं जी उम्मीद है कि सिंध का मीडिया भी कुछ सीखेगा। सुन लेते हैं। खास तौर पे पंजाब का मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आप बड़ा अच्छा अंदाज में मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जब ऐसे हादसा और ऐसे वाक़े सिंध में होते हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारा मीडिया भी आपसे ऐसा कुछ सीखे। सदर एक बात बताएं, मतलब पंजाब का मीडिया अलग है, सिंध का अलग है, या क्या सीन है? हो सकता है वो लोकल चैनल्स की बात कर रहे हो। अच्छा, मे बी दैट्स व्हाट ही मेंट कि जैसे वो लोग दुश्वार गुजार जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। आई वांट टू नो दैट बिकॉज जब सैलाबी सिचुएशन होगी तो हम इसलिए भी रिपोर्ट करते हैं। देखिए मीडिया का काम एज ए वॉच डॉग है। हम आपको सिचुएशन बताते हैं कि भाई यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर ये सूरत हाल है, तो वो उसको अगर कंस्ट्रक्टिव लिया जाए तो मिलकर ही जाहिर है इस मुश्किल मरहले से, सूरत हाल से निकल जाते हैं। बिकॉज हम सब एक दूसरे का दर्द इस वक्त समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे बहन भाई सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद किसी तरह हो जाए। मीडिया सिर्फ ये चाहता है ये हाईलाइट करना, बाकी अगर कोई ऐसा कर रहा है तो नहीं करना चाहिए और हकाइक पर ही रिपोर्टिंग होनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैंने देखी सदफ कि हमारे जिस तरीके से नुमाइंदे ऐसे ऐसे इलाकों में मौजूद थे जहां पर वो यहाँ पर हमें भी नजर आ रहा था और बताया भी जा रहा था कि रेस्क्यू के लोगों का भी जाना बहुत मुश्किल था। वहां से आपको रिपोर्ट किया और इस चीज को बड़ा सराहा भी गया आप लोगों की जानिब से। कमिंग बैक टू द सैलाबी सूरत हाल, पूरे मुल्क में इस वक्त क्या सैलाबी सूरत हाल है? पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तक आप ये देखें कि 4000 से ज्यादा देहात उजड़ गए हैं, मकान डूबे हैं, फसलें बर्बाद हुई हैं, खड़ी फसलें थी, धान कपास, उसमें चारा था, तिल था, जिसको शदीद नुकसान पहुंचा है। गंदुम लोगों ने स्टोर की हुई थी। जो ज़रई लोग हैं ये अपने घरों में गंदुम के बड़े बड़े, वो कहते हैं पंजाबी में पड़ोला होता है, वो उसमें गंदुम चावल स्टोर करके रखते हैं अपने पूरे साल के लिए। लोगों की गंदुम वेस्ट हो गई, ज़ाया हो गई। वस्ती पंजाब के बाद अब सैलाब ने जनूबी पंजाब का रुख कर लिया है। वहां पर तबाही मचाते हुए मुल्तान का इलाका है जलालपुर पीरवाला, वहां पर बिफरे रेलों से मजीद 3 अमवात हुई हैं। अच्छा, आप ये सोचें कि वहाँ पे पता है आपको सूरत हाल क्या है कि पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। अब यहाँ पर लोगों को तदफीन के लिए, अपने प्यारों की तदफीन के लिए जगह तक नहीं मिल रही है। बस्ती जाफर में डूबकर जहाँ भाग होने वाली 4 साल बच्ची की तदफीन फिर मस्जिद में करनी पड़ी। इसी तरीके से दरिया में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। अब लोग क्या करें, लोग ऊंचे से ऊंचे मकाम पर जाकर पनाह ले रहे हैं, तो लोग अपनी छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। अब इलाके में इमरजेंसी है। इसी तरीके से लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 कश्तियाँ उलट गईं और इसी वाक़े में फिर 2 खवातीन भी जाँ भाग हो गईं। मजीद ज़ाहिर इलाका मकीन घर छोड़कर खुले आसमान इस वक्त सड़क पर मौजूद है। मतलब अगर आप जरा सिचुएशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जलालपुर में एक बच्ची जो कि पानी में डूब के फौत हुई, उसको दफनाने के लिए ज़मीन नहीं है।
मतलब ज़मीन, क्योंकि सारी ज़मीन ज़ेरे आब है, तो वहाँ पर ज़मीन नहीं थी तदफीन करने के लिए। फिर मस्जिद में एक खुश्क इलाके, खुश्क जगह देख के वहाँ पर बच्ची की तदफीन की गई। इससे ज़्यादा डायर एंड डेस्परेट टाइम्स क्या हो सकते हैं हमारे मुल्क के लिए। एंड आई एम सॉरी, लेकिन इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन भी है, इसमें ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है, हमारी इंटरफेरेंस है। हमने जिस हद तक नेचर के साथ मैस कर दिया। अब हम आए दिन सदफ देख रहे होते हैं, कहीं पे हमें कोई क्लाउड नज़र आ रहा होता है, कहीं पर टोर्नेडो, कल आपने टोर्नेडो के मनाजिर देखे? हाँ जी, टोर्नेडो भी आ तांगिया गया में था, तांगिया वाला टोर्नेडो मैं सुनती थी अमेरिका में ऐसा हुक होता है, वेस्ट में कहीं मुझे सूरत हाल नजर आती है, बट पाकिस्तान में हम ये नई नई चीज़ें देख रहे हैं। उससे पहले जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो क्लाउड एक बड़ा सा नजर आया था, उससे पहले जो ओले गिरे थे गर्मी के मौसम में, तो ये बड़े डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे सैलाब से घिरे इलाकों की, तो लियाकतपुर का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। लियाकतपुर में दर्जनों घर तबाह हो गए हैं, फसलें यहाँ की बर्बाद हो गई हैं, जिसके बायस जानवरों के लिए भी चारा कम पड़ गया है। अब सोचें, जिनकी गुजर बसर ज़रात पर हो, जिनकी मईशत ज़रात हो, जिनके जानवर उनके एसेट हो, और ज़ाहिर है फिर वो अपनी जान बचाने के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं, हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फसलों को नुकसान हुआ, मवेशियों के लिए अब क्या चारे का इंतज़ाम किया जा रहा है, जो बच गए उनके लिए क्या किया जा रहा है, मज़ीद बता रहे हैं हमें आसिम मुमताज़। तो आसिम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लियाकतपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने लियाकतपुर के 35 मवादात को अपने लपेट में लेकर रख दी है। कई बसों में सैलाबी पानी ने तबाही मचा के रख दी है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें हैं वो भी तबाह हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मनचंद बांध पर, जहाँ पर इलाका मुकीनों के साथ जो इनका कहना है कि चारा ना मिलने की वजह से जानवरों के लिए मुश्किलात का सामना है। खेमे और देगर यहाँ पर सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। मैं पूछ लेता हूँ इलाका मुकीनों से कि वो क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात है? जी, हमारे इलाके में सैलाब आ गया है, जिसकी वजह से हमें सामान निकालने के लिए किश्ती वगैरह कोई सहूलत मुयसर नहीं है, और हमने मुश्किल बहुत कुछ सामान निकाला है, और उसे महफूज करने के लिए खैमा कैंप वगैरह मौजूद नहीं है, और हमारे जानवरों के लिए चारा और उनके अद्वियात कोई चीज़ मुयसर नहीं है हमें। जानवरों के लिए चारा भी नायाब हो चुके हैं, कोई किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं जा रही, रहने के लिए खैमा नहीं दिया जा रहा। खुले आसमान तले हम बेरोज़गार और मददगार हैं। उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जानवरों का चारा फराहम किया जाए और हमें सहूलियात फराहम की जाए। अच्छा, दरियाए सतलुज में तुग़यानी की सूरत हाल थी। अब उससे क्या हुआ कि बहावल नगर की अगर हम बात करें, बहावल नगर में आप देखें कि 140 से ज़्यादा मवाज़ियात को वो ज़ेरे आब आए, उनको शदीद नुकसान पहुंचा। हिफाजती बंद वहाँ पर बस्ती अल्लाह बख्श है, उसकी हिफाजत ना कर सका, वो टूट गया, पानी के बहाव में बह गया वो हिफाजती बंद। अब इलाका मकीन घर बार छोड़ कर सड़क किनारे बैठे हैं और बेसरो सामानी का आलम है और बेआसरा मुतासिर इस वक्त किस हाल में है, क्या उनको तकलीफ का सामना है, जानते हैं मोहम्मद अहमद चौधरी से। बिल्कुल, दरियाए सतलुज में 37 साल बाद आने वाले बदतरीन बड़े सैलाब का जो सिलसिला है जारी है। इस वक्त जो है जिला बहावल नगर में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से जो है बहावल नगर के 145 जो मौजाद हैं, इनकी सैकड़ों बस्तियां और आबादियां पानी की जद में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से 2.25 लाख से ज़्यादा जो आबादी है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। अब तक 1,30,000 से ज़्यादा अफराद जो है वो अपनी मदद आप के तहत जो है अपने घर बार छोड़कर बेसरो सामानी के आलम में जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं, और मुतअद्दिद जो है लोग मुख्तलिफ शाहराओं खुले मकामात पर वो अपना लेने पर मजबूर हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से जो है जो फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, वहाँ पर गुंजाइश नाकाफ़ी होने की वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आर्जी हिफाजती जो बंद हैं वो अब तक दर्जनों की तादाद में टूट चुके हैं। जो बड़ी आबादियाँ हैं इनमें पानी दाखिल हो चुका है। लोग जो है रातों रात यहाँ से अपने घर बार को छोड़कर जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है पनाह ले रहे हैं। जी, तो ये सूरत हाल है। अब ज़रा हम उर्ज शरीफ का भी जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का, क्योंकि ये वो एक बड़ा फोकल पॉइंट आप इसे कह लें, जहाँ से गुजर के ये सिंध की तरफ सारी सूरत हाल आ रही है सैलाबी। अच्छा, अब ज़मीनी कटाव से मज़ीद देहात पानी में डूब गए हैं, और इसी बारे में हमें वहाँ की सूरत हाल, ज़ाहिर है वहाँ मुश्किलात हैं, सूरत हाल क्या है हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान ज़हूर। सो अदनान, बताइए। में हेड पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ज़मीनी कटाव के बाद मज़ीद बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती कारा में, जहाँ 300 से ज़ायद घर ज़ेरे आब आ चुके हैं। दर्जनों घर दरिया बुर्द हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन, जो सरकारी बंद पर अपने उन घरों को देख रहे हैं जहाँ वो कभी रहते थे। हुकूमत पाकिस्तान को इल्तिजा है कि 300 से ज़्यादा घर ज़ेरे आब आ चुके हैं, जो सामने नज़र आते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे अपना घर माल मवेशी बुढ़ा कर
बंद के ऊपर रेशे पसीना है, उनके सिर छुपाने की जगह कोई नहीं है। तो इल्तिजा है पाक फौज को और वज़ीर आला पंजाब को कि तामन करें और बच्चों का सिर छुपा सकें और उनकी कोई रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। जी, इनका कहना था कि हमारी फसलें दरिया बुर्द हो चुकी हैं, हमारे वो घर जो कभी हमारा साया होते थे वो दरिया की नज़र हो चुके हैं, हम बेबसी के तस्वीर बने हुए हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं हमें कैंप दिए जाएं, हमें राशन दिया जाए और हमें जानवरों के लिए चारा भी मुहैया किया जाए। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि इस वक्त लाइव सिचुएशन क्या है। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद है, मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। झंग में क्या सूरत हाल है, क्या रेस्क्यू एंड रिलीफ का ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, फ्लड रिलीफ कैंप्स में क्या इंतजाम किए गए। हमारे नुमाइंदे मुल्तान से मिर्ज़ा अहमद ने हमें ज्वाइन किया और झंग से कमर जमान हमारे से मौजूद है। पहले मुल्तान का रुख कर लेते हैं। बताइएगा मिर्ज़ा अहमद, किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं पानी की सतह, और फ्लड रिलीफ कैंप्स में जो इंतजाम किए गए हैं क्या मुतासरीन उससे मुतमईन है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम शेरशाह रोड पर मौजूद हैं। ये ब्रिजिंग पॉइंट है जहां जो है आज इंतजामिया की जानिब से ब्रिज किया जा सकता है। शेरशाह से मुजफ्फरगढ़ जाने वाली हैवी ट्रैफिक को दो तरफा रोक लिया गया है। सिर्फ यहाँ पर छोटी ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है। इस तरफ आपको दिखा सके कैमरामैन के सामने बंद है जो यहाँ से ब्रिज किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर हैवी मशीनरी भी मौजूद है, आर्मी के जवान भी मौजूद हैं और दीगर महकमे जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बंद का जो हिस्सा उनको कमज़ोर लगता है उसके ऊपर मट्टी डाली जा रही है। यहाँ पे हैवी मशीनरी मुसलसल काम कर रही है। अकबर फ्लड बंद के मुकाम पर जो है पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कल जो गेज के मुताबिक 412.60 फीट था, आज वहाँ 413.42 फीट की सतह जो है वो क्रॉस कर गई है। मुल्तान शहर और ज़िला मुल्तान में जो है इस वक्त फ्लड इमरजेंसी नाफिज है। आपको बता दूं कि जलालपुर पीर वाला के इलाका खान बेला में बस्ती दराब और उसे मुल्हिका आबादियों में ऑपरेशन जो है वो नॉन स्टॉप जारी है गुज़िश्ता 3 रोज़ से। वहाँ से जो है 3000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मज़ीद ऑपरेशन भी जारी है। यहाँ शेरशाह बंद की बात की जाए तो यहाँ बस्ती गागरा वाला में ऑपरेशन जारी है। अब तक जो है ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 3 लाख से ज़ायद अफराद को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 28 जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जिनमें 27,000 अफराद जो है मुंतकिल है और मज़ीद फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है जो प्राइवेट मुखैर हजरात हैं उनकी जानिब से भी खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं। इस वक्त जो इन लोगों का इनखला हो रहा है जो शेरशाह के इलाकों से निकाला जा रहा है वो शेरशाह रोड पर ऊंचे मकामात पर जहाँ जहाँ ब्रिज बने हुए हैं वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत जो है वो वहाँ पर जाकर बैठे हैं। उनको ताहाल वहाँ पर न खाने की सहूलत दी जा रही है, न पीने का साफ़ पानी उनके पास मौजूद है। खुले आसमान तले अपने जानवरों के साथ जो है वो यहाँ पर शब रोज़ अपने गुजार रहे हैं। जबकि जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं उनमें 3 वक्त खाना दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ लोगों को शिकायत है कि अक्सर कैंपों में 3 वक्त चावल ही दिए जाते हैं जिससे वो बीमार हो रहे हैं और उनके पास कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। वॉशरूम का सिस्टम तो दिया गया है, दूसरी जानिब जानवरों के लिए चारे और वंडे का भी मसला देखने में आ रहा है। जिस बंदे के पास 4 जानवर हैं उसको 1 जानवर का चारा और वंडा दिया जा रहा है। सैलाब और गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है मुल्तान शहर और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे जो है तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी था, जिसकी वजह से जो सैलाब जदगान है जो फ्लड रिलीफ कैंपों में है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि तरपाल से बना हुआ खैमा है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई प्लास्टिक शीट नहीं है। बारिश होने की सूरत में पानी जो है अंदर आता है। इस वक्त जो है मुल्तान में फ्लड इमरजेंसी है, हाई अलर्ट है। शेरशाह रोड को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हेड मोहम्मद वाला रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है। इंतजामिया जो है निगरानी कर रही है और ब्रीचिंग पॉइंट्स पर तमाम तर तैयारी जो है वो मुकम्मल है। जी अच्छा, हमें सूरत हाल बता रहे थे मुल्तान से मिर्ज़ा अहमद अली, साथ ही रहिएगा। चलते हैं झंग और कमर जमान वहाँ से मौजूद हैं। तो झंग की तहसील है अहमदपुर सयाल, यहाँ के कई इलाके 10 फीट पानी में डूब गए हैं। अब 50,000 लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। अब सोचें यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लोग घरों की छतों पर पनाह ले रहे हैं। सो बताइएगा कमर, यहाँ पर मज़ीद क्या सूरत हाल है और क्या किया जा रहा है लोगों की मदद के लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं तहसील अहमदपुर सयाल जो झंग की है इसकी थोड़ी सी सिचुएशन आपको बता दूं। महलबकू ये अहमदपुर सयाल तहसील जो है यहाँ पर आके 2 दरिया मिलते हैं। खानेवाल की साइड से दरिया रावी का पानी यहाँ सैलाबी पानी आ रहा है, जबकि इधर जंग वाली साइड से यहाँ पर दरिया चिराब का पानी समंदुआना और बहलोल वाला सदाना मोड़ पर जाके मिलता है, जहाँ पर दोनों जब दरिया मिलते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से दोनों दरियाओं का पानी यहाँ के इलाकों को मुतासर कर रहा है, जिनमें समंदुआना, सदाना मोड़
चाह भोला वाली, उसके बाद नौरंग शाह और उसके जो तमाम देही इलाके हैं, उसके साथ साथ अहमदपुर सियाल शहर के इलाके, मीर टाउन, अलियाबाद, बिलालाबाद, अफगानाबाद, रंजीत कोट, नामदार सियाल और दीगर जो इलाके हैं वो इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। जो देही इलाके हैं वहाँ पर हर किस्म की फसलें जो ज़ेर आब हैं, घर डूब चुके हैं। 8 से 10 गांव ऐसे हैं जहां अभी भी चारों तरफ से घर पानी में घिरे हुए हैं और रेस्क्यू 1112 की कश्तियों की वहां ज़रूरत है। 3 दिन से लोग वहां पे जो है वो रेस्क्यू 1112 को कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू 1112 की तरफ से वहां पर अभी तक कश्तियां नहीं पहुंचाएगी। बच्चे बच्चियां ख़वातीन घरों की छतों पर चढ़ चुकी हैं क्योंकि पानी की सतह बुलंद हो गई है। दरिया त्रीमू हेड पर अगर दरिया चिनाब की सतह की बात की जाए तो एक दिन में 96,000 क्यूसेक पानी की कमी देखने में आई है। आज इस वक्त जब मैं यहाँ सूरत हाल बता रहा हूँ तो त्रीमू हेड से 4,16,000 क्यूसेक पानी जो गुजर रहा है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमी देखने में आ रही है। यहाँ जिस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बस्ती नूर शाह में, आप मेरे अक्म में भी देख रहे होंगे कि ये सड़क के ऊपर पानी गुजर रहा है। फसलों में से गुजर कर मेरे अक्म में सड़क पर से होकर ये दूसरी तरफ जो आबादी है इसमें दाखिल होकर आगे दरबार सुल्तान बाहू की तरफ पानी जा रहा है। इस इलाके में जो मुतासरा इलाके हैं उनमें रियाज वाला, चक 5, जत्तो वाली, गढ़ मोड़ और इसके अलावा गढ़ महाराजा, बस्ती इनायत शाह, बस्ती मियाँ जलाल और मीरने वाला रोड जो है वहाँ पर भी पानी सड़कों पर आ चुका है। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे झंग से हमारे साथ मौजूद थे कमर जमान और मिर्ज़ा अहमद हमारे साथ मुल्तान से मौजूद थे। ज़रा कमर जमान एक बात बताइएगा कि फ्लड रिलीफ कैंप्स में आप बता रहे हैं कि इंतजाम जो हैं वो काफ़ी हद तक किए गए इंसानों के लिए, मवेशियों के लिए क्या इंतजाम किए गए, चारे और वनडे का क्या वहाँ पर सूरत हाल है? जी, ज़िला झंग में इस वक्त 24 फ्लड रिलीफ कैंप काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो सरकारी स्कूल्स में कायम किए गए हैं वहाँ पर जो मुतासरीन को ठहराया गया है। जैसे मिर्ज़ा अहमद अली बता रहे थे कि वहाँ पर कपड़े के खैमे जो दिए गए हैं, बारिश की वजह से 2 रोज़ से बारिश हुई है झंग में, गुज़िश्ता रोज़ भी और उससे 1 रोज़ पहले भी शदीद बारिश हुई है। तो वो कपड़े के खैमे जो हैं वो उनमें से पानी टपकता है, जिसकी वजह से मुतासरीन जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो दूसरी बात जो है कि 3 टाइम उनको चावल फराहम किए जा रहे हैं। अभी यहाँ गढ़ मोड़ पर एक फ्लड रिलीफ कैंप में हमारी वहाँ पे जो मुतासरीन वकीम है उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि बाज़ लोग ऐसे हैं बुजुर्ग जो मरीज़ हैं मुख्तलिफ अमराज के, डॉक्टर जो फ्लड रिलीफ कैंप पे डॉक्टर्स हैं उन्हें कह रहे हैं कि आप चावल मना है, आपको चावल नहीं खाने, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से 3 टाइम उन मरीज़ों को और मुतासरीन को चावल ही खिलाए जा रहे हैं, जबकि दूध फराहम किया जा रहा है वो भी 1 टाइम। अगर आपने जानवरों मवेशियों की बात की है तो अगर किसी मुतासरा जो सैलाब है जो देही इलाकों के हैं उनके पास 4 या 5 मवेशी हैं तो उनको सिर्फ एक जो है वो 10 किलो चारा जो है फराहम किया जा रहा है, जो कि एक मवेशी या एक भैंस या एक गाय के लिए एक दिन में पूरा आता है, जबकि दीगर 3-4 मवेशी जो है उनको भूखा रहना पड़ता है। तो ये मुतासरीन जो है उन्होंने अपील की है ज़िला इंतज़ामिया से, वज़ीर आला पंजाब से, फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं उनको। बिल्कुल, आपने कहा फ्लड रिलीफ कैंप का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे कमर हमें सूरत हाल जंग की बता रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ 2 दरिया मिलते हैं, तो ज़ाहिर सूरत हाल यहाँ पर क्या है, जबकि हमें मुल्तान से मिर्ज़ा अहमद अली बता रहे हैं। तो सिचुएशन ये है और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मदद की इस वक्त बहुत ज़रूरत है और ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमें कहते हैं ना हुकूमत और इंतज़ामिया को पहुँचना इस वक्त ज़रूरी है। चलिए जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़ाहिर है जब ऐसी सूरत हाल हो, सैलाब और कुदरती आफात जैसी सूरत हाल हो, तो फिर हुकूमतें भी हम देखते हैं बड़े इक़दाम उठाती हैं। तो हम ज़रा सिंध हुकूमत की बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में ज़र इमरजेंसी के नफाज के लिए और किसानों के बिजली के बिल माफ़ करने का मुतालबा कर दिया है। और मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का वो दौरा कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया टॉक भी की और कहा कि आलमी इदारों से मदद मांगने में देर कर दी, हुकूमत फौरी अपना मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा लेकर जाए। तो क्या कह रहे थे बिलावल भुट्टो, ज़रा सुन लेते हैं। एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए, बीज हो या खाद हो मुफ्त, या उसमें कोई सपोर्ट देना चाहिए। जो कर्ज है उस कर्ज को माफ़ करना या हुकूमत की तरफ से सपोर्ट देना, बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत से, वज़ीर ख़ारजा से, कि जो पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल अपील दायर करना है यूनाइटेड नेशंस पे और आलमी सतह पे, हमें वो फौरी तौर पे इस अपील को आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए।
अच्छा, वैसे ये एक खुशाइंद इनिशिएटिव है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है कि सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली के जो बिल है वो माफ़ कर दिए जाएं। हम देख रहे हैं कि पंजाब के दरियाओं से पानी होता हुआ अब सिंध में दाखिल हो रहा है और 3 दरियाओं का पानी पंजाब में तो तबाहकारी मचा रहा है और मचाता मचाता अब वो सिंध में दाखिल हो चुका है। हम ये देख रहे हैं गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ये कहते हैं कि सिंध के बैराजों पर सूरत हाल काबू में है। ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पंजनद और तरेमू पर है। सखर में सबसे ज़्यादा रेस्क्यू सरगर्मियाँ इस वक्त की जा रही हैं और अब तक आप ये देखें कि 1,33,000 अफराद को ऑलरेडी वहाँ से इनखला करवा लिया गया है और इसके साथ साथ 3,80,000 मवेशी भी हैं जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। अच्छा, ज़ाहिर है जिस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है सिंध में सारी सूरत हाल को वो आपके सामने है और यहाँ पर जो खतरनाक सूरत हाल है वो पंजनद और तरेमू पर है और 4 लाख क्यूसिक बताई जा रही है गुड्डू बैराज पर पानी की आमद। तो ज़ाहिर है ये वो चीज़ें हैं जिस पर मॉनिटरिंग जिसको करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं जो सूरत हाल बताएं। अली हसन, अली बताइएगा सूरत हाल क्या है? 4 लाख क्यूसिक पानी बताया जा रहा है जो गुजर रहा है यहाँ से, क्या एक्सपेक्टेशन है मजीद? जी सदफ, यहाँ पर आज सुबह 4.5 लाख पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है जो यहाँ से होता हुआ सखर बैराज पर जाएगा। यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई निचले दर्जे की सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल है। यहाँ पर इलाका मकीनों को निकलने के लिए कोई रेस्क्यू नहीं किया गया, ना ही उनको कोई कश्तियाँ वगैरह दी गई हैं। महकमा आबाशी के वजीर याम खान शुरू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 42 कश्तियाँ हम देंगे डिप्टी कमिश्नर को, मगर अभी तक वो उनको नहीं मिली हैं। नहीं सिंध गवर्नमेंट ने कच्चे के लायक वो लोगों में निकालने के लिए कोई इंतजाम किए हैं। कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। तकरीबन 80% कच्चा जो है डूब गया है। वहाँ पर नकल मकाने के लिए फिर भी लोग तैयार नहीं हैं। वहाँ पर माल मवेशी भी हैं, उनकी वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। जी अली, ये बताएं कि आप जिस तरह बता रहे हैं कच्चे के कुछ रिहायशी हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कितने मजीद लोग ऐसे हैं, कितनी आबादियाँ ऐसी हैं जो कि मुतासर हो सकती हैं अगर खुदा न खास्ता कोई सैलाबी सूरत हाल क्रिएट होती है? ये साइम यहाँ कच्चे के इलाके में 200 से ज़्यादा देहात हैं, वो सारे के सारे ज़ेरे आब आ चुके हैं, मगर लोग नकल मकाने के लिए तैयार भी नहीं है और सिंध हुकूमत ने उनको निकालने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए हैं। सैकड़ों स्कूल बंद होकर रह गए हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा अस्पतालें भी बंद हो चुकी हैं और लोगों को इलाज करने के लिए कोई ज़रूरी सामान वगैरह भी नहीं पहुँचाया गया। वहाँ पे लोग अपनी मदद आप बंदों पर नहीं पा रहे हैं और टेलों पर बैठ गए हैं वहाँ कच्चे के इलाके में, उनको सेहत की सहूलियत भी नहीं दी गई साइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे तमाम सिचुएशन से। सिर्फ आप मुझे एक बात बताएं, आपने नोटिस किया कि एकदम से गंदम और आटे के दाम इंक्रीज हो गए मुल्क में? इंक्रीज हो गए। अच्छा, थोड़ा सा इसका जरा आपको एक सिचुएशन ये भी बताएं कि पूरा मुल्क का एक सिस्टम होता है। ऐसे नहीं होता कि भाई अचानक से ही दाम बढ़ गए, बल्कि ये होता है कि हुकूमत एक्वायर करती है गंदम और जब वो गंदम एक्वायर करती है तो उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने का बुनियादी मकसद ये होता है कि ये ज़रूरत के वक्त या मुल्क की ज़रूरत के वक्त जो है उस हिसाब से काम आ सके। अब सिचुएशन क्या है, ज़ाहिर सूबे आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं, लेकिन इस वक्त जहाँ जहाँ सैलाब है सूबे को फिर ज़ाहिर अपने आवाम को केटर करना होता है। इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल है, खाने पीने फसलें तबाह हो गई हैं, गंदम के गोदाम जो हैं वहाँ पर भी पानी चला गया है। तो अब वो देख रहे हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, बजाय इसके वो किसी और सूबे को गंदम जो है उनको दें। लेकिन सिंध में हम देख रहे थे कि गंदम और आटे के दाम में आपने जैसे कि जिक्र भी किया, इजाफा हुआ है। अचानक ही आसमान से बातें कर रही हैं। अच्छा, पहले ही कहा गया जी कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से है, गंदम मौजूद है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसे दरामद करें। और वज़ीर आला का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान भी गुज़िश्ता दिनों सामने आया था। उन्होंने कहा था 13 लाख टन गंदम मौजूद है, जो रवा साल गंदम इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। अब ये सारे दावे थे, पता भी था कि सैलाबी सूरत हाल है। अब 3 हफ्तों में आटे का जो थैला है 1050 रुपए तक महंगा हो गया है। मैं सिर्फ अगर किलोग्राम की बात करूं तो उसमें 30 से 40 रुपए का इजाफा हो गया है। अब इदारा शुमारियात कहता है जी मुल्क में 3 हफ्तों में 20 किलो आटे के थैले की औसत कीमत 2500 तक पहुंच गई है। अच्छा, मसला मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कितनी हमारी जरूरत है और कितनी स्टोर की गई, क्योंकि हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि वो यूज ही नहीं होता। वो गंदम आटा बने वो यूज नौबत ही नहीं आती, कहीं पर उसे चूहे खा लेते हैं, कहीं वो गोदाम में सड़ जाती है। लेकिन यही वक्त है
कि वो जो स्टोर की हुई गंदम है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, उसका बेहतर इंतजाम होना बहुत जरूरी है। वेरी वेल सेड। एंड मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ कि वो जो गंदम हमने इन्वेंट्री में रखी हुई है वो कहाँ पे है गंदम, और वो किस काम आएगी। और हम ये बहुत खबरें सुनते हैं, हम ही आपको देते हैं कि वो गंदम ज़ाया हो गई, वो गंदम जो है वो जानवरों के काम आ गई। ये पहेली सुलझाने के लिए, गुत्थी सुलझाने के लिए क्या माजरा है, हम हमारे साथ मौजूद हैं लाला असद पठान, उनसे ज़रा जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। लाला बताइएगा, वो जो गंदम हमने एक्वायर की हुई थी, हमारी इन्वेंट्रीज में मौजूद थी, जो किसी न किसी हंगामी आफत के टाइम पे हमारे काम आनी थी, वो गंदम कहाँ पर है? शुक्रिया साइम। वो गंदम जो है वो सिंध के मुख्तलिफ गोदामों में रिकॉर्ड्स में ज़रूर मौजूद है। 13 लाख मेट्रिक टन के करीब सिंध गवर्नमेंट की गंदम है, जो मुख्तलिफ जो फूड के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनके गोदाम्स हैं उसमें, और प्राइवेट गोदाम्स में भी रखी हुई है। और उसके अलावा कोई पास्को की जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है उसका कोई 25 लाख मेट्रिक टन के करीब, उनकी भी रिकॉर्ड्स के मुताबिक, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वो भी सिंध में गंदम उनकी मौजूद है। और इसी तरह फिर टूवर्ड्स आप ऊपर पंजाब में चले जाएँ तो वहाँ पर भी इस तरह के कुछ वहाँ की गवर्नमेंट्स के फिगर्स हैं। मसला ये है कि इस गंदम को के साथ ये प्रॉब्लम क्या है। हाँ। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि गुज़िश्ता जो 22 से लेकर 24 तक का फ्लड के दौरान और उसके बाद की बरसातों के दौरान जो है वो सिंध गवर्नमेंट की अफसरशाही ने ये डिक्लेयर किया कि तकरीबन 5 लाख टन जो है वो गंदम ख़राब हो गई है, और वो गंदम जो है वो किसी काम की नहीं रही। अब लिहाजा इसको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सीमेंट की फैक्ट्रीज़ को और इनको बेचा जाए ताकि वो सीमेंट में उसको इस्तेमाल करें, जबकि वो इस तरह का कुछ भी नहीं था। उस गंदम को वहाँ से मुंतकिल किया गया, अफगानिस्तान बेचा गया अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक, जिस पे बाद में नेब के केसेस बने। और आपको याद होना चाहिए कि तकरीबन कोई 15 अरब रुपए जो है वो नेब ने रिकवर करके इस करप्ट अफसरशाही से वो पैसे वापस किए। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बारहा हुकूमतें बनती हैं, मिनिस्टर फूड्स भी बनते हैं, आखिर क्यों इस अफसरशाही पे कंट्रोल नहीं किया जाता कि अवाम के पैसों की जो है ये करोड़ों और अरबों रुपए की गंदम जो है वो इस तरह लूट-मार का शिकार बना दी जाती है। कितने अरसे की, कितने दिन की गंदम जो है वो रिजर्व रखी जाती है? सिंध के पास कितने अरसे की होती है गंदम? एक फसल से दूसरे फसल तक की तकरीबन सिंध की गवर्नमेंट की जो ज़रूरत है वो एक से दूसरे फसल तक की 13 लाख मेट्रिक टन की ज़रूरत होती है। और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 20 से 25 लाख मेट्रिक टन जो है वो सूबा सिंध में रखती है। तो मिला जुला के इनकी दोनों की अगर फिगर को आप आपस में मिलाएंगे तो कोई 40 लाख के करीब की ये ज़रूरत है। और गुज़िश्ता साल जो 2024 का साल था हमारा, उसमें हमारी गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी सूरत हाल ख़राब रही। उसकी वजह ये थी कि पानी की कमी थी और उसके अलावा कैनाल्स की लाइनिंग हो रही थी। उस वजह से एकदम पानी सिंध के जो शुरुआती वाले इलाके यानी जैसे मलीर से लेकर ठट्ठा और फिर मीरपुर खार डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न, फिर आगे नवाबशाह डिवीज़न, उसको टाइम पर पानी नहीं मिला। तो उसकी वजह से जो हदफ था गंदम का तकरीबन 80 लाख मेट्रिक टन वो मुकम्मल नहीं हो सका और कोई 40-42 के करीब तो लाला गंदम उतरी। इतनी डेस्परेट सिचुएशन है, इतनी डायर हालात में हम इस वक्त जा रहे हैं, इतनी सैलाब ने इतनी तबाही मचाई। आप देखें 30 से 40 रुपए बढ़ चुके हैं गंदम के ऊपर। अब नहीं ये गंदम काम आनी तो कब आनी है? निकाले गंदम को गोदामों से और दे फ्लोर मिल्स को। देखिए अभी वो तो गंदम ख़राब कर दी है ना, अब गंदम ख़राब कर दी है, फिर आधी अफगानिस्तान बेचनी है, आधी यहाँ पर अपनी मर्जी से बेचनी है। पब्लिक को छोड़ा हुआ है ओपन मार्केट के रहमो करम पर, और अफसरशाही का राज है। अफसरशाही को कोई कहने वाला नहीं है, कोई नथील डालने वाला नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। आप देखें ना कि जब नेब ने इतने केसेस बनाए, आप नेब का पूरा रिकॉर्ड इसका रिकॉर्ड तो पूछा जाता होगा आप सदर नेब का पूरा रिकॉर्ड निकाल कर देखें। कोई इस 12-15 साल के अंदर जितने मुकदमात नेब की जानिब से महकमा फूड के अफसरान के खिलाफ दाखिल हुए, इतने किसी के खिलाफ दाखिल नहीं हुए। उसके बावजूद न किसी को कोई सजा हुई है, सब प्री बार्गेनिंग करके बाहर आ जाते हैं। इसको मसनूई बहरान कह रहे हैं, फिर इसको पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ तो आप मुझे बता रहे हैं कि यहाँ तो केसेस है, यहाँ तो अफगानिस्तान इसे भेजा जा रहा है, तो ये देखना किसकी जिम्मेदारी है फिर सूरत हाल को? हुकूमत वक्त की? ये देखना फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये देखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अहम तरीन जिम्मेदारी है। आपने ओपन मार्केट को मादर पितर आज़ाद किया हुआ है।
हर चीज़ यहाँ पर जो है, अब तो सैलाब दाखिल हुआ है सिंध में, आने वाले वक्तों में आप देखिएगा सब्जियों के रेट कहाँ रुकेंगे, चावल के रेट कहाँ रुकेंगे, गंदम के रेट कहाँ रुकेंगे। अभी से ही चोर बाजारी शुरू हो गई है, अभी से आपकी जो ओपन मार्केट है उसकी बदमाशियां शुरू हो गई है। कहाँ है हमारी अफसरशाही, कहाँ है वो डिप्टी कमिश्नर, वो पूरी की पूरी हिरारकी जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती थी। इस गिरा फरोशी पे उनका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हुआ करता था, वो सजाएं देते थे उन ताजरों को जो इस तरह की इस ऐसे माहौल में गिरा फरोशी जो है वो करते हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं है। केपी से लेकर सिंध तक आप पूरे तीनों प्रोविंस में आप देखें, बल्कि चौथा बलूचिस्तान में भी देखें, हर चीज बढ़ती जा रही है, हर चीज बढ़ती जा रही है। मुझे तो ये बताएं कि जो वजीर आला को ब्रीफ कर रहे हैं, जो सारी सूरत हाल को बता रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम ऑन फूड सिक्योरिटी अब्दुल जब्बार खान, उनको रात से हम लाइन अप किया हुआ था हमने, अब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये बताएं, वो तो बता सकते हैं ना कि क्या सूरत हाल है, क्यों हमारे पास इस वक्त गंदम की सूरत हाल है, क्यों पैसे बढ़ रहे हैं। और ज़ाहिर है ऐसी सिचुएशन में जब गरीब जिसके सर पे छत नहीं रही, जो पानी से निकल के अपनी ज़िंदगी या माल मवेशी बचाने की कोशिश कर रहा है, या आम शहरों में रहने वाला, वो क्यों महंगी गंदम खरीदे? इस बहरान में क्यों उसे इस सूरत हाल का सामना करना पड़े, जबकि हमारे पास ऑलरेडी गंदम मौजूद है, स्टोर में पड़ी है। यही वजह है कि आपका मुआविन खुसूसी जो है वो सिंध वाला, वो कैसे आके आपको क्या बताए कि हमारे पास गंदम मौजूद पड़ी है, हम उसको बरसात के लिए तैयार रखा हुआ है, अर्बन फ्लडिंग के लिए भी है, और सैलाब की सूरत हाल में अगरचे कहीं से कोई नुकसान होता है तो उसमें हम दिखाएंगे कि ये सारी हमारी जो 13 लाख मेट्रिक टन है, इसमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो ख़राब हो गई, और उसके बाद बाकी जो बची थी वो हमने कुछ लोगों में दे दी, और कुछ इस काबिल ही नहीं है कि उसको जानवर भी खा सके, क्योंकि वो तो ख़राब हो गई। और यही हाल पास्को की, जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है पास्को, उसकी गंदम जो है वो सरे राह पड़ी हुई है, सड़कों के किनारे पड़ी हुई है। एक छोटे बड़े गोदाम्स बनाए हुए हैं जो इस वक्त बरसात में ओपन पड़े हुए हैं, उनकी कोई शेल्टर नहीं है ऊपर से, वो गंदम अलग से ख़राब हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात हुक्मरानों से या अफसरशाही से खुद पूछना चाहता हूँ कि अवाम ने आखिर आपका गुनाह क्या किया है कि आप उसको आटा जो है वो 20-20 रुपए, 30-30 रुपए, 40-40 रुपए जो है वो उसको उनको गिरा फरोशी करने वालों के खाते में डाला हुआ है। अवाम उनको भुगत रहे हैं, वो लूट रहे हैं, लोगों को हर चीज़ में लूट रहे हैं, और इधर अवाम के टैक्स के पैसों की गंदम मौजूद है, वो आप नीचे मार्केट में उतार के उस गिरा फरोशी को ख़त्म नहीं करते, या आप उन गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते कि आप किस तरह ये रेट बढ़ा सकते हैं। सरकार ने जब उसका रेट बढ़ाने का कोई इख्तियार आपको दिया ही नहीं है, वाला नहीं है, और गिरा फरोशी को खत्म नहीं करते, इस पर नजर रखते। चीफ रिपोर्टर सिंध लाला सर पठान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया लाला, आपने बाखबर से के लिए वक्त निकाला। और अवाम की गंदम जो कि अवाम के काम आनी थी, अवाम की पैसों की गंदम आज कहाँ पर है किसी को पता ही नहीं है, और हमें ये बताया जाता है कि वो खराब हो गई, वो सड़ गई, वो गल गई, वो जानवरों को खिला दी गई, लेकिन यहाँ पर तो मामला कुछ और ही निकला। बिल्कुल, और कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में ये चीज़ें काम आती हैं, इनको स्टोर करना, इनकी इन्वेंट्री बनाने का बुनियादी मकसद यही होता है। और आपको पता है आपके मुल्क में हर साल मानसून का सीज़न आना है, और तबाहकुन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो यहाँ पर सूरत हाल है, तो ऐसे में अगर हम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाए, ग़िज़ाई किल्लत के साथ साथ जो इस वक्त गिरा फरोशी जारी है, क्यों आवाम जो है जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रही है, वो क्यों इतना महंगा आटा और गंदम खरीदे? ये बुनियादी नेसेसिटीज़ हैं, लेकिन इस पर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर भी करप्शन का बाजार गर्म है, जिसकी वजह से आज इस सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और इस सूरत हाल की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। अवाम की चीज़ है और अवाम के काम नहीं आ रही। और हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जनाब हम बात कर रहे थे पंजाब की तारीख के बदतरीन सैलाब की, जो कि पिछले 38, 40, 45 सालों में किसी ने नहीं देखा था। अब वो सैलाब आया और उसने इंतहाई तबाही मचाई, लेकिन इस तमाम सिचुएशन में हमने एक ऐसी भी सिचुएशन देखी, कुछ अनसंग हीरोज हमने ऐसे भी देखे जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के अंदर सरगर्म थे और खुद साख्ता, मतलब आप ये देखें कि खुद ही वो इस तमाम तर ऑपरेशन का हिस्सा बने हुए थे, खुद ही जा रहे थे, लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, राशन दे रहे थे। ये मतलब वहाँ के किसी इदारे में भर्ती नहीं है, बल्कि ये कहते हैं ना वहाँ के लोकल्स हैं जो अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जलालपुर भटिया में महकमा सेहत के एहलकार भी हैं ये, और पैदल, मोटरसाइकिल और कश्तियों के जरिए गांव-गांव जाकर ये दवाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, और कहते हैं कि उनके सामने सिर्फ एक ही मिशन है,
और वो है कि लोगों की जान बचाना। और ज़ाहिर है ये वो लोग हैं, कहते हैं ना, जो जज्बा इंसानियत के तहत आगे बढ़ के लोगों की मदद करें। अच्छा, कुछ ऐसे इलाके हैं जो ज़ाहिर हम चाहते हैं कि वो उनका मेंशन भी कर दें, हो सकता है उस बारे में वहाँ पर सूरत हाल पता चले तो इंतज़ामिया टीमें पहुँचे। तो सरगोदा की तहसील है कोट मोमिन, यहाँ दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। अब यहाँ सिचुएशन क्या है, क्योंकि यहाँ लोग घरों में महसूर हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं, हमें बता रहे हैं अब्दुल हन्नान चौधरी। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के दर्जनों देहात अब भी सैलाबी पानी में घिरे हैं। जिंदगी मफलूज हो चुकी है और लोग कठिन हालात में इमदाद के मुंतज़िर हैं। सर कोई इमदाद नहीं साढ़े कोल पहुंची जी, तो साढ़े बच्चे भुखे जानवर ये मरदे पैन जी, ते खाने पीने वास्ते चीज़ें जेडे सैलाब तो सुके इलाके जी उन्हां विच इस्तेमाल हो रही हैं। घर साडा तबाह हो गया, असी हुण दोबारा पानी आया वापस आया, हुण हर शय गिरी पई है। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन कई खानदान अपने घरों और माल मवेशियों को छोड़ने पर आमादा नहीं। तामन करे हमारी टीमें मौजूद हैं, आप जिस जगह से भी कॉल करते हैं वहाँ पे कश्ती पहुँचती है और आपने आपको ले आए वापस, हम आपको कैंपों में मुंतकिल करेंगे। आपके लिए तमाम सहूलियात का इंतजाम जिला इंतजामिया ने कर रखा है। इमदादी सरगर्मियों में सुस्त रवि और खाने पीने की कमी ने मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के दर्जनों देहात एक बार फिर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, लेकिन मुतासरीन सैलाब ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ अब्दुल हन्नान चौधरी, ARY न्यूज़, सरगोदा। अच्छा, इससे पहले जब हम अपने अनसंग हीरोज की बात कर रहे थे सदफ, आप देखें जब इस कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आया ना, ये कौम मुत्तहिद हो गई है। फिर कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, एक पेज पर आ जाते हैं और मिलकर ना, चाहे वो आफत हो चाहे वो दुश्मन हो, मिलकर मुकाबला करते हैं। तो खराज तहसीन है आप सब। पाकिस्तानियों की वैसे बड़ी खूबसूरत आदत है, वो कहीं भी हो, मुल्क में या मुल्क से बाहर, वो अपने हमवतनों की मदद जरूर करते हैं। चलिए यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। जिन व्यूअर्स ने हमें अभी ट्यून इन किया है इस घंटे में, उनको भी बहुत बहुत खुशामदीद एंड वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। पिछले घंटे में हम बात कर रहे थे पूरे पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से और उसके बाद अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज बनते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें वीट की, गंदम की, इस आवर में हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, इस घंटे का आगाज़ करेंगे कि वेजिटेबल के प्राइसेस में हम इजाफा देख रहे हैं, एक हाइक देख रहे हैं और अनप्रेसिडेंटेड हाइक देख रहे हैं। अब हुआ क्या है कि जहां पर पंजाब में सैलाब आया है वो ज़रई इलाका था, वहां पर जो खड़ी फसलें थीं उनको तो शदीद नुकसान पहुंचा ही पहुंचा है। बट हुआ क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है, जो तरसील का निज़ाम है, वो भी दरहम बरहम हो गया, क्योंकि सैलाब है और अक्सर जो इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं, सड़कें जो हैं उनका रास्ता मुनक़ता हो गया है, काफ़ी इलाके मुनक़ता हुए हैं मेन सिटी से, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है वो भी नहीं हो पा रही। अब ऐसे में क्या होता है, जो ज़ख़ीरा अंदोज होते हैं, यानी जिन्हें मुनाफा कमाना होता है, इस सिचुएशन में भी मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म हो गए हैं और इसके बायस हम देख रहे हैं सब्जियां महंगी हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। अब आवाम को सैलाब के बाद महंगाई के सैलाब का इस वक्त सामना है और ये आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। तो और इस सारी सूरत हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया ऐसे बैठी है जैसे इंतज़ामिया बहुत हेल्पलेस है और वो इन चीज़ों को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती। एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि अभी भी आप जाएंगे, सरकारी निर्ख कुछ और बता रहे होंगे और वहाँ पर जिस रेट पर ये सब्जियाँ बेची जा रही होंगी वो कुछ और होंगे। और ये एक ही शहर की बात नहीं, ये हर इलाके में हम सूरत हाल देख रहे हैं, पूरे मुल्क में तमाम सूरत हाल को हम इसी तरीके से देख रहे हैं। और ये अशिया खुरो नोश की यहाँ पर बात हो रही है, ये बेसिक फूड आइटम्स हैं। हम यहाँ पर कोई शेल्फ आइटम्स की बात नहीं कर रही, ये वो चीज़ें हैं जो हर घर में जिनकी ज़रूरत है, चाहे वो मुतासरीन है, सैलाबज़दा इलाका है, चाहे वो कोई ऐसा इलाका जहाँ पर सैलाब ने इतनी तबाही नहीं मचाई। लेकिन अब टमाटर, आलू, बैंगन, सब्जियां, ये एग्जैक्टली पेरिशेबल आइटम्स हैं। बारिश में तो जल्दी खराब भी हो सकती है जी, तो इनकी कीमतें अगर बढ़ जाएंगी, एक तो वैसे सैलाब से मुतासर है हमारा मुल्क, दूसरी बात ये है कि बशिया खुरोनोश की कीमतों में एक हाइक देख रहे हैं हम, एक अनप्रेसिडेंटेड इजाफा देख रहे हैं। तो अवाम जाए तो जाए कहाँ? गंदम जो हमारे पास इन्वेंट्री में थी, स्टॉक में थी, जो हमने स्टोर की हुई थी, उसका कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो गंदम कहाँ पर गई, अब जबकि उसकी ज़रूरत है। अवाम की गंदम थी, वो अवाम के पैसों से ली गई थी और अब अवाम को वो मुयसर नहीं है। कमिंग बैक टू द वेजिटेबल्स, हमारे नुमाइंदे
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुख्तलिफ शहरों से, तो उनकी रुख कर तरफ लेते हैं। रुख कर लेते हैं। लाहौर से हमें अलमास खान ने, कराची से इशरत हमारे साथ मौजूद हैं और नवाब शेर पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले ज़रा लाहौर से ही सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर पंजाब एक तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहा है। अलमास, पहले तो हमें बताइएगा कि क्यों हम देख रहे हैं कि ऐसे हालात में जब अपने हमवतनों की मदद करने की ज़रूरत है, ये जो मुनाफाखोर हैं ये और जो ख़ास तौर पे जो स्टोर करके चीज़ें रखते हैं और ऐसे मौक़ों पर महंगी बेचते हैं, तो क्या डिफरेंस आ रहा है सरकारी निर्ख और जो इस वक्त दुकानदार बेच रहे हैं सब्जियां? बिल्कुल सदफ, आपने बड़ी अच्छी बात की। दो तरह के लोग हैं, एक तो मुखैर हजरात हैं। हमने देखा कि जब भी हम जाते हैं फ्लड कैंप में, वहाँ पे मुखैर हजरात शायद यहीं से पैसा कमा के तो वहाँ पे करते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला किस तरह उन्हें वो करता है। अगर उनका पैसा बिल्कुल ठीक है तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फ्लड रिलीफ कैंप में। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है, हालिया बारिशों और पूरे सूबे भर में सैलाबी सूरत हाल ने इनकी सप्लाई चेन को मुतासर किया है। ख़ासकर सब्जियों की बात करूँगा, इनकी सप्लाई चेन मुतासर हुई है। जब ये सप्लाई चेन मुतासर होगी तो वहाँ पे वही डिमांड एंड सप्लाई का फंडामेंटल रूल आ जाता है कि अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत सब्ज़ी की कम हो जाएगी, अगर सप्लाई कम होगी तो यकीनन इनकी कीमतों में इजाफा होगा। अब यहाँ पे हंडिया के बुनियादी अज्जा में टमाटर और प्याज आ जाता है। टमाटर हमने कल देखा 300 रुपये फ़ी किलो, परसों वो 350 तक लाहौर में पहुंचा हुआ था। आज उसमें शायद हम जब से मीडिया पे चलाना शुरू हो गए तो हुकूमत ने शायद थोड़ा सा स्क्रू टाइट किया है इनका, तो आज टमाटर की कीमत जो दर्जा अव्वल का है वो 260 और दर्जा दोम का है वो 240 से 250 रुपये तक है। इसी तरह प्याज काफ़ी अरसे से ही 100 रुपये तक रुका हुआ है। जो अभी आपने बात की इसकी कि जो उनकी जो सरकारी निर्खनामा है उस पर क्या सूरत हाल है। सरकारी निर्खनामे पर टमाटर की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो है। अब 140 और 260 में खासा फ़र्क है। इसी तरह 80 रुपये प्याज की सरकारी निर्खनामे पर कीमत है, और लेकिन यहाँ पे 100 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। लेकिन जो इसके साथ साथ जो बाकी सब्जियाँ हैं, बाकी सब्जियों में सबसे ज़्यादा महंगा है मटर 600 रुपये फ़ी किलो इस वक्त बिक रहा है मेरे अकब में भी, और भी मार्केट जो सारी यहाँ पे हमने सारी कीमतें चेक की हैं। उसके साथ साथ जो करेला है, कहते हैं करेला और नीम चढ़ा, वो भी 300 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचा हुआ है। इसके साथ साथ जो एक बिल्कुल आम सी सब्ज़ी है शलजम किसी दौर में तो लोग गाय भैंसों को डाला करते थे, वो 200 रुपये फ़ी किलो हो गया हुआ है। इस वक्त 200 रुपये फ़ी किलो यहाँ पे बिक रहा है। लेकिन अब मैं छोटे दुकानदार को तो मैं इसका मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा। इस पे तो जो चेक होता है गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट चेक करे। वहाँ पे जो मेन होलसेल मार्केट है वहाँ पे आड़तियों को पूछे क्या सूरत हाल है, क्यों इतनी महंगाई हो गई। यहाँ पे 350 रुपये से 400 रुपये से ये आज 260 रुपये तक टमाटर आ चुका है। बहरहाल ये गवर्नमेंट उस तरफ देख रही है, शायद उनका ध्यान इस तरफ नहीं था, तो इन लोगों ने 2-4 दिनों में अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया है। जी अच्छा अलमास, तो आप ये बता रहे हैं कि सरकारी निर्खनामे कुछ और हैं और जो सब्जियां फ़रोख्त हो रही हैं वो ज़्यादा कीमतों पे हो रही हैं। आपने बताया कि टमाटर की जो सरकारी निर्ख पे जो रेट है वो है 160, 150, 140 रुपये और बिक यहाँ पर रहा है 260, 140। तो इंतज़ामिया क्या कर रही है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। हम ज़रा कराची का रुख कर लेते हैं। कराची से हमारे साथ नुमाइंदा इशरत खान मौजूद है। इशरत, आप ये बताइएगा कि आपके पीछे हम देख रहे हैं कि टमाटर पड़े हैं, काफ़ी सब्जियां पड़ी हैं, यहाँ पर बताइएगा क्या सूरत हाल है, सब्जियां सरकारी निर्ख के ऊपर फ़रोख्त हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही टमाटरों की सबसे पहले कीमत बताइएगा, टमाटर किस कीमत पर फ़रोख्त हो रहे हैं? बिल्कुल साहिब, यहाँ की जो सूरत हाल है वो लाहौर से कुछ थोड़ी सी कमो बेश होगी। टमाटर की अगर बात की जाए, जो लाल लाल टमाटर है उनकी प्राइस जो ख़रीदा सुन के वो खुद लाल लाल हो जाएंगे। जो टमाटर कुछ दिनों पहले 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो मिल रहे थे, वो अब मुख्तलिफ मार्केटों में मुख्तलिफ रेट में दस्तयाब है। इस वक्त मैं जिस मार्केट में मौजूद हूँ ये सदर की मार्केट है, जहाँ 200 रुपये किलो दस्तयाब है। लेकिन दूसरी मार्केट से मैंने
पूछा तो वहाँ 240 रुपये किलो दस्तयाब है। इसी तरह अगर मैं मॉडल कॉलोनी और मलिर साइड की मार्केट की बात करूँ तो वहाँ 250 रुपये किलो टमाटर दस्तयाब है। जहाँ तक हुक्मरानों की बात, ये चेक एंड बैलेंस या कमिश्नर कराची की बात कर ले, वो प्राइस को सेट करते हैं, तो यहाँ चेक एंड बैलेंस का कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है कि वो आके चेक करे। अव्वल तो यहाँ रेट लिस्ट ही नहीं है। रेट लिस्ट भी अगर कहा जाए तो वो 12 बजे से पहले नहीं आती। रेट लिस्ट की बात की जाए, अगर कल की रेट लिस्ट देखी जाए तो उस रेट लिस्ट में यहाँ वाली जो प्राइस की दस्तयाब है चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। आलू और प्याज की अगर प्राइस यहाँ मालूम की जाए तो वो 80 से 100 रुपये किलो दस्तयाब है। इसी तरह रेट लिस्ट में 68 रुपीज़ यहाँ पर केजी जो प्याज और आलू है वो दस्तयाब है। इसी तरह अगर हम लौकी की बात की जाए तो वो कहीं 60 रुपये है और कहीं 80 रुपये किलो दस्तयाब है। इसी तरह गोभी की बात की जाए, बंद गोभी की बात कर रही हूँ तो वो 60 से 80 रुपये किलो है। फूल गोभी अगर पूछा जाए तो यहाँ जो है फूल गोभी की कीमत वो 120 रुपये किलो दस्तयाब है। इसी तरह लीमू की कीमत देखी जाए तो लीमू की कीमत 320 रुपये किलो यहाँ जो लीमू है वो बिक रहे हैं। इसी तरह अगर अदरक और लहसुन मालूम किए जाएँ तो जी वो आप ना सालन में नहीं डाल सकते। अदरक और लहसुन की प्राइस है 600 रुपये किलो। हम जब सालन की इब्तिदा करते हैं तो उसमें प्याज, अदरक, लहसुन डालते हैं। जब यही चीज़ महंगी होगी तो वो जो 200 रुपये किलो वाली सब्ज़ी ख़रीद के लाएंगे तो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं हो जाएगा। आप खुद देखें कि प्याज की कीमत 100 रुपये किलो है, प्याज हम लें, उसके बाद अदरक लहसुन 600 रुपये किलो वाला डालें तो हमें सब्ज़ी जाके कहाँ पड़ेगी। लोगों से बात की, इनका यही कहना है कि जी सैलाब अभी सिंध में नहीं है, बारिशें भी उस हिसाब से नहीं हुई जो पंजाब या अक्सर जो ग्राहक होते हैं उन्हें शिकायत ये होती है, एक तो हम महंगी सब्ज़ी भी ख़रीदें, ऊपर से सब्ज़ी जो है वो होती भी उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? फ्रेश मार्केट में सब्ज़ी इस वक्त मौजूद है, किस तरह की सब्ज़ी मौजूद है जिसके इतने दाम जो है उसमें बेची जा रही है? बिल्कुल, अगर सदफ यहाँ सदर की मार्केट की मैं बात करूँ तो यहाँ इस वक्त कुछ सब्जियाँ तो बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं, जिसमें ज़बरदस्त किस्म के मैंने टमाटर देखे हैं, फूल गोभी बहुत ज़बरदस्त फ्रेश देखी है। उसके अलावा गवार की फली भी 200 रुपये किलो है, जिसे बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते खाने में। इसी तरह लौकी की अगर देखे जाए तो लौकी भी फ्रेश तो आपको दिख रही है, लेकिन 120 रुपये किलो लौकी बहुत सारे लोग पसंद ही नहीं करते। टिंडे लौकी तो वो कैसे खाएं? फिर अच्छे टमाटरों का क्या ही करने के जब वो 260-270 रुपये में मिल रहे होंगे, लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। एक बात बताइएगा, ज़रा इस बात समझाने की कोशिश करें हमें यहाँ पर कि ये जो कीमतें इंक्रीज़ हुई हैं, ये लोगों ने खुद साख्ता बढ़ा दी हैं कीमतें? ये जो सब्ज़ी फरोश हैं इन्होंने खुद साख्ता कीमतें बढ़ाई हैं या ये वो सैलाबी सूरत हाल से इफेक्ट हुई हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ सब्ज़ी वालों की बात करूँ, पहले मैं उन्हीं की बात कर देती हूँ। तो उनसे मैंने यहाँ सुबह आते ही सबसे पहले बात की है तो उनका यही कहना है कि जी आप लोग यहाँ आके हमें बोलते हैं कि जी प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर आप मंडियों में देखें तो मंडी से अगर हम महंगे दामों लेंगे तो यहाँ हम बिल्कुल भी कम दाम से फ़रोख्त नहीं करेंगे, कम से कम प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो लाजमन रखेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज़ख़ीरानंदोज़ी की गई है क्योंकि सिंध में अभी वो सूरत हाल नहीं है जो खैबर पख्तूनख्वा में है या सूबा बलूचिस्तान में है या ख़ास तौर पर सूबा पंजाब में जो हालत हो रही है वो अभी सिंध की हालत नहीं है। यहाँ जब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, जो ज़ख़ीरानंदोज़ है वो पहले से ही सेव कर लेते हैं। ज़ाहिर है जब बारिशें स्टार्ट होंगी, फसलें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, जो सेव सब्ज़ी होगी वो उसी तरह महंगा बेचेंगे, जबकि अगर पुराना देखा जाए तो पुरानी कम प्राइस में बेच सकते हैं। ज़्यादा जो यहाँ महंगाई की वजह बनती जा रही है वो ज़ख़ीरानंदोज़ी बनती जा रही है। ख़ास तौर पर अगर हम छोटे दुकानदारों की बात नहीं करें, मंडियों में जाके चेक एंड बैलेंस करें तो वहाँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ अगर जब भी बात की जाए तो दुकानदार यही कहते हैं कि हम मंडी से महंगे दामों बिल्कुल। साथ ही रहेगा इशरत, अलमास और नवाब हमारे साथ हैं। और अभी तो हमने लाहौर और कहते हैं ना कि कराची की सूरत हाल जानी है, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हालात क्या है। अब आप ये देखें कि किस तरीके से अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और वजह उसकी क्या बताई जा रही है? जी मंडी से ये महंगी आ रही है। फिर वो कहेंगे जी राब्ता सड़कें फला, ये 1000 रीजन इनके पास है, लेकिन सरकारी निरखनामे हमें कुछ और बता रहे थे। अब हमें जरा पेशावर की सूरत हाल भी जानिए, तो पेशावर का रुख करते हैं। नवाब शेर हमारे साथ है। नवाब शेर, बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ पर भी उसी तरह से आप सूरत हाल देख रहे हैं जो कराची लाहौर में, या कुछ थोड़ी बेहतरी है, थोड़ा आवाम को उनका ख्याल रखा जा रहा है, सरकारी निरखनामे से मैच कर रहे हैं प्राइस?
कराची और लाहौर की तरह की सूरत हाल है और यहाँ भी जो सब्जियों की कीमतें हैं उनको पर लग चुके हैं और सब्ज़ी की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। सैलाब से पहले सब्जियों की कीमतें काफ़ी कम थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सैलाब से पहले टमाटर की फ़ी किलोग्राम कीमत जो थी वो 50-60 रुपये थी, लेकिन अब उसकी कीमत जो है वो 220 और 230 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुँच चुकी है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी खासी इजाफा हुआ है। जो फूल गोभी है वो 230 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच चुका है। इसी तरह शिमला मिर्च भी 220 रुपये फ़ी किलोग्राम है। करेला, भिंडी, तोरी इनकी कीमत 150 रुपये फ़ी किलोग्राम है। प्याज जो है वो भी 100 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच चुका है। आलू जो थे वो सैलाब से पहले 30-40 रुपये फ़ी किलोग्राम थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनकी कीमत भी 90-120 रुपये तक फ़ी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। इसी तरह अगर अदरक और लहसुन की बात की जाए तो उसको तो ख़रीदना बिल्कुल नामुमकिन है। अदरक की फ़ी किलोग्राम कीमत जो है वो 550 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरह अगर लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों में भी खातर ख्वाह इजाफा हुआ है और फ़ी किलोग्राम जो है वो 350 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच चुके हैं। जो लेमन है उनकी कीमतों में भी खासा इजाफा हुआ है और इस वक्त सब्जियां जो है वो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही है और जो मुतवासित तबका है वो काफ़ी परेशान है। उन लोगों का यही कहना है कि एक सब्ज़ी थी जो उनको खाने को मिल रही थी, लेकिन अब उनकी कीमतों को भी पर लग चुके हैं और ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि सैलाब के बायस जो है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सरकारी नरखनामा जारी किया गया है और जो मार्केट रेट है उनमें काफ़ी जो है वो फ़र्क भी दिखाई दे रहा है। सरकारी नरखनामे के मुताबिक टमाटर की फ़ी किलोग्राम आज की कीमत जो है वो 180 और 190 रुपये है, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि यहाँ मंडी में जो है उनकी कीमत 220 और 230 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसी तरह जो दीगर सब्जियाँ हैं उन सरकारी नरखनामे में और यहाँ के नरखनामे में काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है। हर सब्ज़ी में जो है वो 20-30 रुपये फ़ी किलोग्राम का जो है वो हमें फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन ना ही ज़िला इंतज़ामिया इस सिलसिले में कुछ कर रही और ना ही दीगर मुतल्लिका इदारे इस सिलसिले में कुछ कर रही है। वो सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि जो पेशावर में सिचुएशन इस वक्त ये है कि सैलाब के बायस कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सरकारी नरखनामे के ऊपर सब्जियां फरोख्त नहीं हो रही, 20-30 रुपये इजाफा है। फिर भी ये बताएगा इंतज़ामिया कहाँ पे है, स्क्रूटनी कौन कर रहा है इनकी? जी बिल्कुल साइम, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो सरकारी नरखनामा सिर्फ जो ज़िले इंतज़ामिया है वो सिर्फ सरकारी नरखनामा जारी कर देते, लेकिन उन पर अमल दरामद के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते। वो सिर्फ आके फेसबुक और सोशल मीडिया के लिए सिर्फ वो फ़ोटो सेशन करवा देते हैं कि हमने मुख्तलिफ मार्केट में गए और नरखनामे चेक किए, मुख्तलिफ जगहों पे ये चेक किया, मुख्तलिफ जगहों पे ये चेक किया, कुछ दुकानदारों को जुर्माना किया, कुछ को गिरफ्तार किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर ज़्यादातर शहरियों से हमने पूछा है कि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद हो रहे हैं, तो सारे शहरी जो है वो गिले शिकवे कर रहे हैं कि सरकारी नरखनामे पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा और सरकारी नरखनामे के मुताबिक कोई भी सब्ज़ी जो है वो इस वक्त सब्ज़ी मंडी में फ़रोख्त नहीं हो रही। ये मैं सिर्फ सब्ज़ी मंडी की बात कर रहा हूँ। अगर दीगर मार्केटों की बात की जाए तो वहाँ पर इससे ज़्यादा जो है वो इनकी कीमत होती है। अगर दुकानदार से पूछा जाए कि आपने इनकी कीमत क्यों इतनी ज़्यादा कर दी है, तो वो आगे से कह देते हैं कि मुझे जो है वो खुद मैंने महंगा लिया है और खुद महंगा लिया है, पीछे से महंगा आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेशावर से नवाब शाह में अपडेट कर रहे थे, कराची से इशरत हमारे साथ मौजूद थी और लाहौर से अलमास समेत तमाम सिचुएशन से अपडेट कर रहे थे। ये सूरत हाल है जनाब। आप ये देखें कि किस तरीके से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और जो मुनाफाखोर हैं वो सरगर्म हुए हुए हैं और अवाम को इस वक्त एक ऐसे वक्त में जब ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए उनको लूटा जा रहा है। और इंतज़ामिया ज़ाहिर है वो किस तरीके से इस वक्त मुतहरिक होना चाहिए, ख़ास तौर पे जिनका काम है, जो प्राइस फिक्स करते हैं कमिश्नर्स, उनको आगे बढ़कर इस सूरत हाल में एटलीस्ट मुझे इस सूरत हाल में कराची में कमिश्नर तो नज़र आ जाए। काश मैं ये मंजर देख सकूं, लेकिन ये है कि दाद रसी होनी चाहिए बस सूरत हाल की। चलें जनाब, जरा प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब जरा खेल के मैदान से कुछ आपको अपडेट्स देते हैं। सबसे पहले तो कुछ नहीं, बहुत कुछ होने जा रहा है। शारजा में 3 मुल्की टूर्नामेंट के बाद अब यूएई में ही आज से एशिया कप का आगाज हो रहा है। पाकिस्तान की टीम का मोराल मुझे तो अभी तक बड़ा हाई लग रहा है, बुलंद लग रहा है, क्योंकि वो लास्ट ट्राई सीरीज के फातेह हैं हम लोग। अच्छा, इवेंट में 8 टीमें शरीक होंगी। पहला टाकरा आज अफगानिस्तान
पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। इवेंट के मैचेस T20 फॉर्मेट पे ही खेले जाएंगे। बांग्लादेश की टीम दुबई पहुंच गई है। भारत की टीम भी प्रैक्टिस में मसरूफ है। श्रीलंकन टीम जिम्बाब्वे में सीरीज जीतने के बाद जल्द पहुंचेगी। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज, यानी पाकिस्तान के मैचेस जो हैं उसका आगाज जुमे को होगा और हम जो पहला मैच खेलेंगे वो ओमान के खिलाफ खेलेंगे, जबकि जो हमारा सबसे कहते हैं ना हाई वोल्टेज टाकरा जो होता है वो भारत के साथ होता है। और यही मौके होते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होते हैं। तो रिवायती हरीफ, और सोचे 10 मई के बाद, ओ गॉड 10 मई के बाद हम आमने सामने होंगे। उस मैदान में हमने शिकस्त दी थी, इंशाल्लाह इस मैदान में भी हम 14 सितंबर को शिकस्त देंगे, लेकिन इसके लिए हमारी टीम को जान लगानी पड़ेगी। तो रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा दुबई के वेन्यू पर। और जो हमारा स्क्वाड बना है उस पे और सारी सूरत हाल पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड क्या है एशिया कप में, क्योंकि सबसे बार जिस कंट्री ने एशिया कप में ट्रॉफी उठाई है वो है भारत। तो बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। तो पहले तो बताइए कि ट्राई नेशन सीरीज का मैदान तो हमने मार लिया, लेकिन अब कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ गया है। अब एशिया कप है, कुछ टीमें ज़ाहिर ओमान और बाकी तो ऐसी हल्की टीम है, लेकिन भारत से टाकरा हमारा होना है। कैसी टीम है हमारी एशिया कप के लिए? देखिए, इस टूर्नामेंट से पहले से सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स और सारे एनालिस्ट ये कह रहे थे कि ये 2 टूर्नामेंट पाकिस्तान की प्रोग्रेस को डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग टूर्नामेंट्स होंगे। तो एक तो ट्राई सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली, 5 मैच खेले जिसमें से 1 मैच पाकिस्तान हारा और पाकिस्तान ने 2 दफ़ा UAE को हराया, 1 दफ़ा अफगानिस्तान को। सॉरी, 4 में से पाकिस्तान ने UAE को दोनों दफ़ा हराया, अफगानिस्तान से 1 दफ़ा हार गए, फिर फाइनल जीता। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही, ये टीम लग रही है कि बन रही है। कोच बहुत अच्छे हैं, कोच ने बताया कि बड़ी प्रोग्रेस अच्छी है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो लग रहा है कि ये टूर्नामेंट में पाकिस्तान एशिया कप में भी अच्छा करेगा। और आज तक जो 16 टूर्नामेंट हुए एशिया कप, आज तक कभी पाकिस्तान और भारत का फाइनल नहीं हुआ। ये कमाल का स्टैट है, कमाल की बात है। तो इस दफा मुझे लग रहा है कि ये फाइनल जब 28 सितंबर को होगा तो पाकिस्तान इंडिया का ही होगा, जिस तरह पाकिस्तान की टीम खेल रही है। शाहिद भाई, इंशाल्लाह। वैसे एक बात बताएं कि 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे, शाहीन और भारतीय सुरमा होंगे और एक बड़ा इलेक्ट्रिक सा टाकरा हमें देखने को मिलेगा। शायकीन क्रिकेट बड़े मुंतज़िर भी हैं। एक तो उसके लिए क्या प्लानिंग है हमारी टीम की, एंड सेकेंडली जिस तरह हमने देखा कि ये जो लेजेंड्स लीग हुई थी उसमें भारत ने अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए थे, बीच मैच छोड़ के चले गए थे। क्या इस तरह की कोई मिस एडवेंचर, इस तरह कोई हरकत तो नहीं करेगा भारत? नहीं होनी चाहिए। आखिरी लम्हे तक कुछ भी वैसे नहीं कह सकते। भारत का रवैया इसी तरह का होता है। लेकिन जैसा पहले भी हम तस्करा कर चुके हैं अपने मॉर्निंग शोज में कि भारत ने 2036 का ओलंपिक्स करवाना है। उन्होंने IOC के ऊपर ये इम्प्रेस करना है, ये बताना है IOC को कि हम हर मुल्क के साथ मल्टी नेशनल इवेंट्स में खेलते हैं। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी दोबारा भेजी, उसमें ये कहा कि नहीं जी, हम तो पाकिस्तान के साथ मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ बराह रास्त कोई टाइज नहीं रखेंगे, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। तो करना नहीं चाहिए, लेकिन भारत से किसी भी चीज़ की तवक्को मतलब आप वो नहीं रख सकते कि वो किसी भी वक्त आखिरी वक्त पे कह दें कि जी हम नहीं खेलना चाहते। एशिया कप में ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि उन्हीं का ब्रॉडकास्टर है, उन्हीं का सारा इसमें पैसा लगा हुआ है। तो 14 सितंबर को गेम है ना शायद, वरना तो आपको पता है कितनी अकड़ हमें दिखाते हैं और कहते हैं जी हम नहीं खेलेंगे। याद है जो पिछला जो टूर्नामेंट था उसमें क्या इन्होंने किया था? मैं तो हैरान थी कि मान कैसे गए पाकिस्तान के साथ मैच के। लेकिन एक चीज़ मुझे बताया, जाहिर है शारजा, दुबई, अबू धाबी ये वेन्यू है। शारजा में तो हमने देखा कि स्पिनर्स ने मैदान मार लिया, लेकिन जो दुबई और अबू धाबी की पिचेस हैं वो किस तरह की होंगी, इस पे आप क्या कहिएगा? ये काफ़ी मुख्तलिफ होंगी। ऑल्दो के कल भारत के जो बॉलिंग कोच है उन्होंने कहा कि UAE में इतनी क्रिकेट नहीं हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो पिचेस ज़रा थोड़ी सी फ्रेश भी होंगी। UAE के खिलाफ जो उनका मैच है भारत का, उसके लिए कह रहे हैं कि दुबई में बड़ी अच्छी ग्रासी विकेट है और इंडिया फिर इसीलिए फास्ट बॉलर्स को खिलाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मुख्तलिफ होंगी। शारजा एशिया कप के वेन्यूज़ में नहीं है, 2 ही वेन्यूज़ हैं, दुबई और अबू धाबी, और यहाँ पे काफ़ी फ्रेश पिचेस होंगी। इतनी स्पिन नहीं होगी जितनी कि शारजा में हो रही थी, लेकिन यू नेवर नो, इसलिए कि श्रीलंका के पास भी स्पिनर्स हैं, अफगानिस्तान के पास भी हैं, भारत के पास भी हैं और हमारे पास नवाज हैं।
शाहिद भाई एक बात बताएं, पाकिस्तानी जो ओपनर्स हैं हमारी टीम के, हम देख रहे हैं कि वो ज़रा कुछ खुलकर जमकर खेलते नज़र नहीं आ रहे। साइम अयूब की बात करें तो वो भी खुलकर इनिंग खेलते नज़र नहीं आ रहे। फरहान भी जल्दबाजी में नज़र आते हैं। क्या फ़खर जमान आपको लगता है कि उनसे ओपनिंग करवानी चाहिए? नहीं, अभी पाकिस्तान ऐसी कोई तब्दीली नहीं करेगा। हाँ, एक चीज़ तब्दील अगर हो सकती है तो वो ये कि पाकिस्तान मोहम्मद हारिस को जो 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे, 5वें नंबर पे बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, वो हमेशा से इस फॉर्मेट में ओपन करते आए हैं। शायद मोहम्मद हारिस को ट्राई करें कि उनसे रन नीचे आके नहीं हो रहे तो उनको ट्राई करें और साहबजादा फरहान को नीचे लेके जाएं, या फिर साहबजादा फरहान की जगह खुशदिल शाह को एक वो बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं, उनको खिला लें। तो फ़खर तो 3 नंबर पर ही खेलेंगे और फ़खर का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने फाइनल में भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, 77 की एक नॉक उन्होंने इस ट्राई सीरीज में खेली। तो पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं फ़खर। उनको आगे पीछे करना मुझे नहीं लगता कि करेंगे, लेकिन ओपनर्स में हाल बताइए, एक ओपनर को तब्दील ज़रूर किया जा सकता है। अच्छा, और शाहिद साहब जहां आपने हारिस की बात की तो उन्होंने, हमने देखा ट्राई नेशन सीरीज़ में वो परफॉर्मेंस नहीं रही। वो वैसे भी 3 नंबर के बैटर हैं लेकिन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे थे। क्या एशिया कप में अगर उनकी बैटिंग नंबर जैसे कि आप कह रहे हैं तब्दीली हो सकती है, ओपनिंग में लाना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस साबित हो सकता है? हो सकता है। हम एक्सपीरियंस तो करते हैं, जाहिर है उसका रिजल्ट फिर बैड और गुड उसको बताता है कि एक्सपीरियंस गुड था या बैड था। हमने वनडे इंटरनेशनल में चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम से ओपन करवाई, ओपनर नहीं लिया, सेकंड ओपनर नहीं लिया, जिसका हमें बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन हारिस चूंकि ऊपर के नंबरों पर खेलता है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो ज़रूर परफॉर्म करेगा। और उसने अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में ज़बरदस्त कीपिंग की थी, जिस तरह उसने नवाज के साथ क्लोज विकेट पे लगकर कैचेस पकड़े, स्टंप जो उसने इब्राहिम जदरान को किया, आउटस्टैंडिंग स्टंप था। और सबसे बढ़कर बात कि कप्तान जो उसको कॉन्फिडेंस दे रहा है, उसे पता है कि 11 इनिंग्स में उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 डबल फिगर स्कोर हैं 11 इनिंग्स, उस सेंचुरी के बाद जो बांग्लादेश के खिलाफ लाहौर में बनाई थी। लेकिन कप्तान का कॉन्फिडेंस देखें अपने प्लेयर के ऊपर, वो कॉन्फिडेंस यकीनन हारिस को इतनी जान उसके अंदर डालेगा कि वो एशिया कप में परफॉर्म करे और अपने कप्तान को दुरुस्त साबित करे। और आपने कहा ग्रासी पिचेस होंगी तो फिर हमारा बॉलिंग स्क्वाड जो है वो क्या कमाल दिखा सकता है? किससे उम्मीद ज्यादा रखी हुई है आपने शाहिद साहब? बाय द वे देखिए, शाहीन शाह अफरीदी हैं हमारे पास, उनसे मुझे बहुत उम्मीद है। लोग बहुत कहते हैं हारिस रऊफ को कि वो बहुत रन देता है, मैं कहता हूँ वो खाता है तो लगाता भी है और विकेटें भी लेता है। इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट T20 क्रिकेट है, उसमें अगर स्ट्राइक रेट यानी हर 15 गेंदों के बाद 1 विकेट लेना, ये हारिस रऊफ का ही कमाल है। 8 की इकॉनमी है, तो वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रन देता है, लेकिन साथ साथ वो विकेटें भी लेता है। और दुनिया में अगर किसी का स्ट्राइक रेट, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उसका स्ट्राइक रेट है विकेट लेने के हिसाब से, तो यकीनन वो प्रोडक्टिव होगा पाकिस्तान। अच्छा शाहिद भाई, एक वैसे छोटी सी लास्टली बात बताइएगा, पाकिस्तान अभी ट्राई नेशन जीता है, हमारी टीम का मोराल बड़ा हाई है, बुलंद है, बाकी टीम्स भी दबाव महसूस कर ही रही होंगी ऑब्वियसली कि रिसेंट मैच एक पाकिस्तान जीत के आया है। हम ये नहीं कह सकते चलें कौन सी टीम हल्की है कौन सी तगड़ी है, सारी टीम्स आपने उस दिन कहा था कि तगड़ी हैं। आजकल हर बंदा जो है वो स्ट्राइव कर रहा है अच्छे से अच्छा खेलने के लिए। फिर भी आपसे इतने पूछ देता हूँ, कौन सी टीम्स ऐसी हैं एशिया कप के अंदर जिनको आपको लगता है कि पाकिस्तान आसानी से पिछाड़ देगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है कि आसानी से। हाँ, UAE और ओमान जाहिर है हमारे ग्रुप में, पाकिस्तान को रिलेटिवली आसानी से इन दोनों को हरा देना चाहिए। फिर मेन हरीफ पाकिस्तान का भारत है। 14 सितंबर को जब मैच होगा, भारत बड़े फॉर्म में नजर आ रही है। जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से उन्होंने 20 मैच खेले, 17 जीते हैं और सिर्फ 3 हारे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में। उनके पास बड़े अच्छे हार्ड हिटर हैं, लेकिन सामने पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान भारत से खेलता है वो स्प्रिट ही अलग होती है। और फिर ट्राई सीरीज जीतकर इस टीम ने ये साबित कर दिया कि नहीं, हम भी मैच शायद साहब नॉट टू फॉरगेट कि ये 10 में मार्का हक के बाद ये मैच होने जा रहा है मैदान में। बिल्कुल, और हमने मार्का हक में साबित कर दिया कि हरीफ कितना भी बड़ा हो, कितने भी उसके पास हथियार हो, कितने भी उसके पास चीजें हों, हम अपने एतमाद से, हम अपने यकीन से उनके 6-7 तैयारे गिरा ही सकते हैं। तो हम 6-7 मतलब रन से तो हरा ही सकते हैं इंशाल्लाह। 6-7 रन क्या, इस ढेरों रन से हराएंगे। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी हमारे साथ थे। और देखते हैं जी क्या सिचुएशन बनती है। टीम से गुजारिश है जी, जान लगा दें और जरा भारत को बता दें, मजा चका दें। ये चीज एक रह गई है, ये भी करके दिखा दें। हम देंगे छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक। और जनाब अब ज़रा आपको एक बात बताते हैं, मुल्क के 3 सूबे हैं, 3 सूबों के अंदर
बॉर्डर पर मुल्क में 4 सूबे हैं, 3 सूबों के बॉर्डर पर वाकई कच्चे का इलाका अरसा दराज से पेचीदा मसला बना हुआ है। अब वहाँ पर आपको पता है कि डाकुओं का राज है कच्चे के इलाके के अंदर, उसका हल अभी तक नहीं निकाला जा सका। उन इलाकों में वक्फे से ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन डाकुओं का मुकम्मल खात्मा नहीं किया जाता। हम देखते हैं, बताया जाता है कि अब जदीद असला है उनके पास, वही असला है कि जब आप बात कर रहे हैं तो उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, मार्टर गोले हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी उनके पास मौजूद हैं। और भाई पुलिस के पास क्या है? पुलिस के पास G3 और SNG बंदूकें हैं, जिनका डाकुओं के पास जो असला है उससे मुकाबला जो है ना वो बड़ी अनमैच सी एक सिचुएशन है, यानी कि मुकाबला ही नहीं है कोई। अब कैसे पुलिस मुकाबला करे सारी सूरत हाल में? भी चैम्बर बीच में फंस जाता है। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और डाकुओं ने मोटरवे M5 पर मोंग शरीफ के करीब मुसाफिर की गाड़ियों पर फायरिंग की। अब आप ये सोचें कि मोटरवे तक के लोग आ गए हैं, चाहे आप सिंध के कच्चे के इलाके की बात करें, पंजाब की, यही नहीं गुड्स ट्रांसपोर्ट के 11 ड्राइवर्स को भी यरकमाल बना दिया। एग्जैक्टली। और हम ही ने आपको ये खबर बताई थी कि वो जो अमला था, मिसिंग अमला था, उनको यरगमाल बना लिया। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का ये कहना है कि ड्राइवर्स को बाजियाब ना कराया गया तो मुल्क भर में कारोबार बंद कर दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं फिर इसी हवाले से ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। जरा बताइएगा, मोटरवे M5 पर हमने देखा पिछले दिनों जो वाकया पेश आया, कच्चे के डाकू ने हमला किया और वो जो पूरा जो एक कंटेनर था उसको यरगमाल बनाया, अमले को यरगमाल बनाया, तकरीबन 11 अफराद को अगवा किया। अब डाकुओं की गिरफ्तारी और मगवियों की बाजियाबी से मुतालिक पुलिस क्या बता रही है, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए कि इसमें अभी तक ना कोई ऐसा कंक्रीट कोई इनिशिएटिव अभी तक पुलिस की जानिब से नहीं लिया गया और अभी तक कोई ऐसी इतलात नहीं है कि इनको अगवाकारों के खिलाफ कोई ऐसा मैसिव ऑपरेशन इन्होंने प्लान किया हो या उनको बाजियाब कराने की बात की हो। इसमें जो सबसे ज़्यादा खौफनाक एलिमेंट है वो बड़ा समझने की ज़रूरत है कि 3 सितंबर को पुलिस ने एक ड्रोन स्ट्राइक किया और इनके ठिकानों पे, और उसके जवाब में एलानिया उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा बदला लेने का ऐलान किया था और कहा था कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर बदला लेंगे। एंड दे हैव डन, कि जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया। सक्खर मुल्तान मोटरवे जो कि CPAC का भी रूट है, ये अब ये जैसे आपने इंट्रो में भी बताया कि इतना खौफनाक सूरत हाल है कि मोटरवे जो कि सबसे महफूज तरीन जो है आपको आमदोरफ्त का जरिया आप समझते थे, उसके ऊपर ये पहुंच के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और ये कार्रवाइयाँ अभी इसी महीने के अंदर अगर आप देख लें, 1 साल के दौरान की अगर आप कार्रवाइयों को जायजा लें तो आपको मिलेगा कि इन्होंने 1 अगस्त 25 को जो है 2025 में शिखानी चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया, ग्रेनेड हमला था, उसमें 5 पुलिस का एहलकार शहीद हुए। और इससे अगर आप इसको 4 सितंबर वाले वाक़े को हम रिपोर्ट कर ही रहे हैं, उससे पीछे आप चले जाएं तो आपको लगेगा कि 23 अगस्त 2024 को एक बड़ा मैसिव माचका के अंदर रहीम यार खान के इलाके के अंदर इन्होंने स्ट्राइक किया था, जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। इस तरीके से अब जो मामला चल रहे हैं कि हनी ट्रैप के जरिए लोगों को अगवा करना, एक बाकायदा एक नई इस्तिलाह इन्होंने मुतारिफ कराई, जिसमें अभी तक जो है खातिर का पुलिस उसका तोड़ नहीं ढूंढ पाई। और इसमें जो यरगमाल बनाए गए, कोई डिमांड रखी है इन्होंने? जी, इन्होंने डिमांड रखी है कि इनका एक सरगुना है जो है उसकी इस गिरोह ने उसकी बाजियाबी के लिए डेडलाइन दी है कि अगर उसको रिहा ना किया गया, रहीम यार खान पुलिस की कस्टडी के अंदर जो है इस वक्त एक मुकदमे में ज़ेर समाअत ट्रायल में है, अगर उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर उसको ना छोड़ा गया तो फिर इनको 1 by 1 करके शूट किया जाएगा। तो जी, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। मुलाकात होगी आपसे कल 9:03 पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।